उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी। देर आए लेकिन दुरुस्त रूप से आएगा। हो सकता है ये बातें नेता प्रतिपक्ष ने यूं ही कह दी हो, लेकिन इस बात के मायने बहुत गहरे हैं। गहरे इस लिहाज से क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच में अंपायर भी खेला करते हैं, उसी तरह देश में चुनाव के वक्त बीजेपी के साथ ईडी और सीबीआई भी सपोर्ट करती है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जब से ये बातें कही हैं, तो सियासी गलियारों में लोग जबरदस्त तरीके से चुटकी ले रहे हैं। अब तो नेताजी ने भी कह दिया ईडी आएगी, तो क्या मान लिया जाए चुनाव से पहले अब छत्तीसगढ़ में ईडी की एंट्री होने वाली है? नारायण चंदेल के इस बयान को सुनिए और फिर इस बयान के मायने को समझने की कोशिश कीजिए। उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। भाजपा जो है समता और ममता युक्त भारत देखना चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत देखना चाहती है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी। देर आए लेकिन दुरुस्त रूप से आएगा। देखा जाए तो नारायण चंदेल ने कोई नई बातें नहीं कही। नेता प्रतिपक्ष के बयान के पहले भी अटकलें लग रही हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले ईडी और सीबीआई की दस्तक होगी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संकेतों में ये बात बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर तो उनका जवाब नहीं आया, लेकिन मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की रेड के बाद उन्होंने बीजेपी, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए। कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसका हम पक्षधर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता में जो बैठे केंद्र में सब दूध के धुले हुए हैं या गंगा जल के नहाए हुए हैं। दुख तो तब होता है जब वो जो विपक्ष में रहते हैं और उस पर जब ईडी, आईटी या सीबीआई का छापा पड़ता है और वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल में शामिल हो जाता है तो सारे जांच धरे के धरे रह जाते हैं। देखा जाए तो सीबीआई और ईडी की एंट्री छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। छोटी छोटी कार्रवाई के बूते बड़ी मछलियों तक पहुंचने की कड़ियां जुड़ने लगी। पिछले दिनों जब एक कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान एक कारोबारी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सनसनीखेज खुलासा भी किया था कि उन पर तख्ता पलट का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आरोप तो सच साबित होते दिख रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग लगातार केंद्र सरकार कर रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की बातों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिसमें वो कहते हैं जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। ईडी तो आएगी, यह हमारे कार्यक्रम का नाम भी है और दिन भर सियासी गलियारों में गूंजता सवाल भी है। तो 2023 में बीजेपी और ईडी क्या साथ मिलकर सियासी खेला करेंगे? आज सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जब से यह बातें कही हैं, सियासी गलियारों में खूब चिटकारे लिए जा रहे हैं। ऐसे बीजेपी नहीं भी यह बात कहती तो भी छत्तीसगढ़ में राजनीति के जानकार यह मान चुके थे कि 2023 के चुनाव में असली खेला तो ईडी और सीबीआई ही करेगी। तो ईडी के निशाने पर कौन होगा? मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। सवाल जायज भी है, लाजमी भी है कि भ्रष्टाचार के दाग बीजेपी में आते ही धुल क्यों जाते हैं? आखिरकार बीजेपी पर जो आरोप लगते रहे उस बात में कोई सच्चाई भी है? दावे तो सच्चाई की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। नमस्कार, आज के मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सवाल मैंने पहले भी उठाया कि ईडी के निशाने पर आखिर कौन होगा? राजनेता जिससे सत्ता प्रभावित होगी, या कारोबारी जिससे सियासत प्रभावित होती है, या फिर दोनों? सवाल कई और भी हैं और जवाब भी उन्हीं सवालों में छिपा हुआ है। उन्हीं सवाल जवाब पर आज हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि बीजेपी के विधायक दल के नेताजी के इस बयान के आखिर मायने क्या है। इशारों में उन्होंने तो कहीं 2023 के चुनावी जीत का सूत्र वाक्य तो नहीं बता दिया है। चलिए इसी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद है नवीन मार्कंडे जी, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद है मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले मधुकर द्विवेदी जी के पास ही चलता हूं। मधुकर जी, ये ईडी और सीबीआई को लेकर खुल्लम खुल्ले चैलेंज शुरू हो गए हैं।
आज नेताजी का वो बयान है कि ईडी तो आएगी और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उसके साथ तो होगा ही। क्या 2023 के लिए ईडी और आईटी की तैयारी अभी से चल रही है कि डर के रहो नहीं तो हम हैं? ये बयान के मायने क्या है? सुबह 11 बजे के बाद से ये बयान जैसे ही आया है, अचानक राजनीतिक सरगर्मियां पूरे छत्तीसगढ़ की गर्म हो गई हैं। द्विवेदी साहब, देखिए नामदेव जी, बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरा जो पत्रकारिता का इतने वर्षों का अनुभव है और जो मैं देख रहा हूं, ईडी और सीबीआई के सहारे कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव जनता जिताती है, सिंहासन जनता देती है, मुकुट जनता पहनाती है। इसलिए सीबीआई का डर दिखा करके या ईडी का डर दिखा करके किसी को ये मुगालता हो कि वो सरकार बना लेंगे या फिर से सरकार में आ जाएंगे, मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आखिर ईडी पर ये सवालात क्यों बराबर उठते रहते हैं कि ईडीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं है। उन राज्यों में जहां केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिन राज्यों में नहीं है वहीं ईडी के छापे क्यों डलवाए जाते हैं? सीबीआई उन्हीं मुद्दों को क्यों हाथ में लेती है जो मुद्दे किसी न किसी प्रकारांतर में विपक्षी नेताओं से जुड़े होते हैं? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन ये सवाल उठते रहेंगे। इन सवालों के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मोटा मोटी हमें ये तो समझना पड़ेगा और मैं तो कहूँगा इस सच्चाई को मानना भी पड़ेगा कि आखिर जांच एजेंसी इस देश में है कौन। अगर ईडी को और सीबीआई को नज़रअंदाज करके हम किसी और एजेंसी की बात करें तो जांच एजेंसी तो यही 2-3-4 प्रमुख हैं, एनआईए है वो। लेकिन ईडी को राजनीति का मोहरा बना करके, सीबीआई को एक दबाव का माध्यम बना करके अगर राजनीतिक नज़रिए से उसका उपयोग या दुरुपयोग होगा तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है अब राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि आखिर ईडी जो कार्रवाई करती है उसके आधार होते हैं, सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है आधार होते हैं। अभी तत्काल का कुछ दिन पहले का मामला पूरे देश ने देखा। वेस्ट बंगाल का पार्थ चटर्जी नाम के एक मंत्री के यहाँ अकूत संपत्ति उससे उसके किसी कार्यकर्ता या उससे जुड़ी हुई किसी महिला के यहाँ जो संपत्ति मिली, आखिर ये संपत्ति कौन जांच करता? क्या वेस्ट बंगाल की कोई सीआईडी करती या वेस्ट बंगाल की पुलिस उस जखीरे को ले आती, उस धन के जखीरे को? 50 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, अकूत संपत्ति मिल रही है उस महिला के यहाँ, उसके संरक्षक, सबको पता है, पूरे देश ने देखा। आखिर ये कार्रवाई किसने की? ईडी ने की। सीबीआई ने बहुत सारे केस सीबीआई ने ऐसे लिए हैं जो आज बड़े बड़े राजनेता जेल में हैं, लालू यादव जैसे लोग जेल में हैं, आप जैसी पार्टी जो जिसके दामन में अभी तक कोई ऐसा दाग नहीं लगा, उसके मंत्री जेल में हैं, महाराष्ट्र के 2-3 मंत्री जेल में हैं। आखिर इन लोगों को, ठीक है अब ये अगली अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वो जीतें हारें उनके पक्ष में क्या निर्णय आता है, लेकिन इन लोगों को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे, भ्रष्टाचार जिन पे सिद्ध जैसा हो गया, उनको जेल भेजने का काम किसने किया? ईडी ने किया, सीबीआई ने किया। इन दोनों जांच एजेंसियों पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं और आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सब सुनते हैं, पूरा देश ही सुन रहा है कि सीबीआई को कुछ लोग सत्तारूढ़ पार्टी का तोता बोलने लगे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे क्योंकि आप विपक्ष में हैं या आप उस पार्टी से मुखालफत रखते हैं, लेकिन तोता बोल करके उस पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा देना एकदम, मुझे लगता है ये भी नाइंसाफ़ी होगा। लेकिन ईडी पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। एक सवाल तो बहुत लाजमी है कि आखिर ईडी उन्हीं राजनेताओं पर कार्रवाई क्यों करती है, क्यों छापे डालती है जो विपक्ष के होते हैं, या उन राज्यों में उसकी नज़र तीखी पैनी क्यों होती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती? ये सवाल बड़ा लाजमी है। बीजेपी से हमारे साथ नवीन वारकंटे भी जुड़े हुए हैं जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी से पक्ष तो आप रखेंगे, लेकिन ये बात बोलने की जरूरत क्यों आ गई नवीन जी की ईडी तो आएगी ही? इसका मतलब क्या? तो ये मान लिया जाए कि 2023 का खेला ईडी और आईटी के भरोसे हो गया, आप खुद तो चुनाव जीत नहीं सकते, तो अब ये दोनों जांच एजेंसी आ जाएंगी चुनाव जिताने के लिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को ये क्यों बोलना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए नामदेव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किए।
हम किसी चुनाव को या कोई भी दल किसी चुनाव को किसी एजेंसी के थ्रू चुनाव लड़ता हो या उसके अनुसार से काम करता हो, ऐसा संभव नहीं है और होता भी नहीं है, कभी भी नहीं होता। दूसरी चीज़ है, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए 1-2 वर्षों की कार्यकाल को कांग्रेस सरकार की, तो लगातार जो इसका आईटी का रेट जो पड़ा है उसमें कितने जो है अवैध संपत्ति या वो उनके कब्जे में आया है या शो हुआ है। तो अगर ऐसे जैसे कोयले के घोटाले की बात हो या अन्य घोटाले की बातें हो, चाहे उस समय जब आईटी का रेट पड़ा था तो उस समय भी जो है गठरे जो है वह निकल रहा था हाउस से और अन्य स्थानों से। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तो घटनाएं लगातार घट रही है और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ रेड पड़ी है और बहुत सारे जगहों से सारी जो है अवैध कमाई का जो है जखीरा पकड़ा है, उसको जो उस पर कार्रवाई की है। अब दूसरी चीज, मैं दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ। अगर ये मार्केंडे जी, मेरा एक सवाल है इसी पे, चूंकि बात यहीं से शुरू हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता दूध के धुले? बड़ा सवाल आज मुख्यमंत्री ने भी उठाया है। जो आपकी पार्टी में नहीं होता, पश्चिम बंगाल में हमने चुनाव देखा, ममता बनर्जी के साथ जितने लोग थे जो आपकी पार्टी में आते हैं, पहले आप उनके ऊपर आईडी और ईटी की कार्रवाई की दबाव डालते हैं, जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं सब पाक साफ हो जाते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में काम करने वाला हर शख्स पाक साफ है, या आपके साथ जो जुड़ जाता है उसके सब केस वैसे ही खत्म हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता आ रहा है और लगता रहेगा। मार्केंडे साहब देखिए, मैंने आपको फिर वही बातों में लेके जा रहा हूं कि जो जखीरा यहां पकड़ाया है छत्तीसगढ़ में, उसको अगर देखा जाए तो अगर हम कहते हैं कि ईडी को तो आएगी, तो ईडी आएगी तो भाई स्वाभाविक है, जब इस तरह से घटनाएं होगी तो उनके नजर में है तो ईडी अपना काम करेगा, पहला। दूसरी चीज ऐसा है कि अगर ये घटनाएं हो रही है बार बार और ऐसे सब घटनाओं को जो है डिनाई करके जो सत्ता पक्ष है अगर वो ये कहता है कि क्या बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं, तो इसका मतलब है आप अपने अपराध को स्वीकार कर ले कि आप भ्रष्टाचारी हैं, तभी तो आप दूसरे को कह रहे हैं कि भाई मैं तो भ्रष्टाचारी हूं, आप दूध के धुले हैं क्या, ऐसा आप प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने गिरेबान में आप झांक के देख लिए हैं कि आप कितने भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हैं और कैसे जो है आपके यहां ये जखीरे पकड़ा रहे हैं। और अगर आईटी का रेट पड़ता है, ईडी का रेट पड़ता है, तो आपको क्या दर्द है? अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप क्यों डर रहे हैं? तो आपको तो इसके स्वागत करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर एजेंसी कार्रवाई करे। और अगर आप यही काम अगर आप ही यहां किए रहते जो है ईडब्ल्यू से, तो आज क्यों जो नेशनल एजेंसी को यहां रेड करने की जरूरत पड़ती? तो आप तो उनको संरक्षण दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों को और आप उसी में इन्वॉल्व है। तो इसी की अब यहां 200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है और इतने सारे गहने पकड़ाए हैं, इतने सारे जो राशि पकड़ाया है, आखिर कौन है उसका मालिक? क्यों आप उस पर जवाब नहीं देते? और जो पकड़ाए उन लोगों के ऊपर आपने कभी एफआईआर कराया क्या? कि यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने उसका ऊपर एफआईआर करवाया क्या? क्या उसको जब्ती बनाया क्या? क्या उसके ऊपर जेल में डाले क्या? तो जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में पकड़ा रहे हैं उसको भी आप कुछ नहीं कर रहे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो भाई नेशनल एजेंसी तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? अमित साहब, डर तो नहीं लग रहा है? क्या डराने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आ रही है, कुछ एजेंसियां हैं लगातार काम कर रही है, क्या एजेंसियां वाकई 2023 में दस्तक देने वाली है? आदित्य जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी है और हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन कमीशन खोरों से क्या डरेंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, लगातार जिस प्रकार से ईडी की रडार पे सिर्फ विपक्षी पार्टी ही क्यों है और उस प्रदेश में जहां पर गैर भाजपाई शासन है वहां पर ही ईडी का रेट क्यों पड़ता है, ये आज भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना पड़ेगा। दूसरा, जिस प्रकार से अगर केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए उन हुक्मरानों पे जो शाह और शहंशाह हैं, वो देश में उन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराना धमकाना और जिस प्रकार से छापे मार कार्रवाई करा के एक साक्ष्य जो उनके साथ लगातार जो ढूंढने का वो प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है और अगर हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, जिसने इस देश में उनके खिलाफ आवाज उठाई है वहां पर ईडी का वो और सीबीआई का प्रयोग करते हैं।
हमने कहा ना कि हमारा विरोध, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है आप उसे गिरफ्तार करिए, इंट्रोगेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, उसको जेल भेजिए, उसके ऊपर संविधान के अधिकार प्रदत्त जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार इन 8 सालों में क्या कोई भी भाजपा के नेता का, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता नाम बताएं कि इन 8 सालों में पूरे देश में एक भी भाजपा नेताओं के ऊपर ईडी या सीबीआई ने कार्रवाई की? ये एक सिंगल नाम भी आदित्य भाई नहीं बचा पाएंगे। तो प्रतिशोध की भावना से जो ये कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ये अपने राडार में लेके जो काम कर रहे हैं, जो इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं आदित्य जी कि यूपीए गवर्नमेंट में जो हमारी थी उसके समय में और अभी के में क्या डिफरेंस आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय में 1867 मामले दर्ज हुए थे और उसमें से अभी इनके समय में अभी टोटल अगर आप ईडी के आज तक का देखेंगे तो 3555 मामले दर्ज हुए। और एक अहम प्रश्न आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि कैसे ये कार्य कर रहे हैं आदित्य जी। पिछले अगर 4 महीनों की हम बात करें तो 785 नए केसेस ईडी ने दर्ज किए हैं और वो सारे के सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर किए हैं और वहां पर किए हैं जहां पर भाजपा की सत्ता नहीं है। मधुकर साहब, आपको याद होगा कि अभी अमित जी पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब यूपीए था तब भी एक टिप्पणी आई थी सीबीआई को लेकर, शायद आपको याद होगा, अमित जी को भी याद होगा। तो ईडी और आईटी के ऊपर आज नहीं, सीबीआई के ऊपर पहले भी आरोप लगते आए हैं और आज भी आरोप लगे, शायद आगे भी आरोप लगेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि 8 साल में, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बात उठाई कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो ईडी की, ना तो सीबीआई की। ये कहीं ना कहीं उन एजेंसी के ऊपर जिनके ऊपर आज भी आम आदमी का भरोसा है, उनके ऊपर एक सवालिया निशान तो नहीं, उनकी विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान तो नहीं खड़ा हो रहा है? देखिए, बराबर सवालात उठ रहे हैं। आप देखिए, अमित जी श्रीवास्तव की बात बिल्कुल सही है अपनी जगह। आपका जो मुद्दा है अपनी जगह बहुत ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जांच एजेंसियां हैं इन पर विश्वास है लोगों को लगता है कि अगर कोई मामला बहुत गंभीर है और उसे राज्य सरकारें नहीं सुलझा सकती तो वो सीबीआई की मांग की जाती है, सीबीआई उसको अपने हाथों में लेती है और कई बार तो सीबीआई ने दूध का दूध पानी का पानी किया है, इसलिए विश्वास भी है। लेकिन ये जांच एजेंसियां केंद्र सरकार द्वारा शासित होती हैं। स्वाभाविक तौर से जब केंद्र शासित एजेंसीज होंगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, आप सीधे तौर पे दबाव न कहें लेकिन प्रभाव तो कहा जा सकता है, प्रभाव तो होगा ही। इसलिए ये जो बात उठती है कि आखिर जांच एजेंसियां, ये 3, 4, 5 जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र की, ये उन्हीं लोगों पर हाथ क्यों डालती हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, विपक्ष में हैं, विपक्ष के राजनेताओं पर? ये सवाल उठते रहेंगे और कई जगह ये सारी चीजें बहुत साफ देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर सीबीआई ने, ईडी ने, एनआईए ने या अन्य किसी ने किसी मुद्दे को लिया है और अगर उसका रिजल्ट वो आया है जो आरोप को बिल्कुल खंडित कर देता है, तब तो विश्वसनीयता बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस तरह का चलता रहेगा तो सवालात खड़े होंगे कि आखिर ये क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं या केंद्र सरकार की कठपुतली हैं? क्योंकि जांच एजेंसियों पर भरोसा जनता का भी होना चाहिए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, मार्कंडेय जी कहेंगे नहीं हम बहुत सही हैं, नवीन श्रीवास्तव जी कहेंगे नहीं आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जनता देख रही है। हम जो राजनीति की बात को अगर अलग अलहदा कर दें तो जनता इन सारे चीज़ों पर नज़र रखती है। अगर जनता के मन में ये भाव पैदा हो गया कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं हैं, ये केंद्र सरकार की कठपुतली हैं या जिसकी सरकार होती है उसके मुतल्लिक ये काम करती हैं, तो फिर जांच एजेंसियों का मतलब क्या है? फिर तो जांच एजेंसियां 100 पीस बनकर रह जाएंगी और अन्यायी जो है वो बाहर घूमेगा और जो सच्चा व्यक्ति है वो जेल के सीखजों में होगा। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नवीन जी, 15 साल आपकी सरकार रही, आप भी विधायक रहे, क्या 15 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं लगा कि 15 साल में एक आध बार तो दस्तक ईडी और आईटी को यहाँ सीबीआई को देनी चाहिए थी? 3.5 साल में दुनिया भर का भ्रष्टाचार आपको अभी से नजर आ रहा है, 15 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं आप? दिल पे हाथ रख के कहिए, क्योंकि आप भी विधायक रह चुके हैं। देखिए नामदेव जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15 साल में हमारी पार्टी या हमारे किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का ना
आरोप तो खैर लगाते हैं विपक्ष, लेकिन कोई साबित नहीं हुआ है और न ही उस पर अभी तक के कई एसआईटी इसने गठन किया ये सरकार ने, लेकिन अभी तक के उसने साबित नहीं कर, अपने आरोप को भी साबित नहीं कर पाया है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर यहां 4 साल कांग्रेस की सरकार है और उनके हाथ में एजेंसी है जांच करने का, उसके बावजूद भी केवल वो खोखली आरोप लगाने में मस्त है और गुमराह करने में मस्त है, तो वो साबित करके दिखाए ना भाई, किसने मना किया है। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमने नहीं किया। मान लो जो नेशनल हेराल्ड में 2000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन की बातें आई है, तो घपले की बात आई, तो उसमें हमने एफआईआर नहीं किए कि ये तो कांग्रेस के सरकार में ही उस पर एफआईआर हुआ। दूसरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको फिर आदेश किया है कि उस पर एफआईआर किया जाए, तब हुआ है, तो हमने तो उसको नहीं किया है। अगर ये इसको नेशनल हेराल्ड मामले में 2000 करोड़ के जो घपले है उसको निकालना अगर गलत है, तो क्या इसको आप गलत कहेंगे क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसको गलत कहेंगे क्या? तो मेरे कहने का मतलब है जो जो ईडी ने किया है, जो उसने कार्रवाई कर रहा है, जो देख का कार्रवाई कर रहा है, और वो उस पर पॉइंटली जब सच पाया जाता है तभी उस पर हाथ डालता है, तो मुझे नहीं लगता कि ईडी ने कोई गलत कर रहा है। वो सच जी देखिए भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया है कि 4.5 लाख करोड़ का घोटाला अडानी की कंपनी ने किया है, उस पर ईडी कब जांच करेगी। और उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि 2016 से अडानी की संपत्ति हर साल डबल हो रही है, उसकी जांच ईडी कब करेगी, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहिए। रही बात, आपको मैं बता दूं आदित्य जी कि आज तक 5422 केस रजिस्टर्ड हुए हैं और 25 लोग ही दोषी पाए। मतलब आप कन्विक्शन रेट देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको कहा कि प्रतिशोध की भावना से ये जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, कानून का जो दुरुपयोग कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सारे जखीरे पकड़ा रहे हैं, इतने आप अडानी पोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ाया था उस पर जांच कब कराएंगे, उनका कर्ज माफ हुआ उस पर जांच कब कराएंगे, रेलवे एयरवे सारी चीजें आप अडानी को दे रहे हैं, ईडी उसकी जांच कब कर रही है, 36,000 करोड़ का नान घोटाला की जांच ईडी कब कर रही है, अगस्ता वेस्टलैंड की जांच ईडी कब कर रही है, ये बताइए आप जनता को। छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि 15 साल में घोटाला नहीं हुआ। आपके नेता, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था 1 साल कमीशन पूरी मत करिए, 20 साल। निश्चित तौर पर यहां हो सकती है कांग्रेस से लगातार आरोप लगा रही है। अगर यही देखने को मिला तो निश्चित तौर पर 2023 के लिए जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो 2023 का चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सभी जांच एजेंसियां, जो राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियां हैं, उनकी साख पर सवाल अगर उठे हैं तो विश्वसनीयता की संकट जरूर गहरा रहे हैं। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, अन्य किसी मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।